तो पहला प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? तो राज्य के स्वरूप को एक निगम किसने बताया? तो यह कहा था मैकाइवर ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? तो राज्य को कानून की संतान और जनक दोनों कहा है किसने? तो यह कहा है मैकाइवर ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को बुजुर्गा वर्ग के मामले के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा है? तो जहां बुजुर्गा की बात आ जाए अधिकतर हम मार्क्स को लगाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मार्क्स। अगला प्रश्न है, संप्रभुता की एकलवादी जिसे अद्वैतवादी भी कहा जाता है, तो संप्रभुता की एकलवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? तो यह प्रधानता स्वीकार करती है एक निश्चित अधिकारी की। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती है? तो जल्दी से बताइए कि किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जनमत। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा कि नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है? तो यह कहा था हॉब्स ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है? अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो ऐसा कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व क्या है? तो हॉब्स के सामाजिक अनुबंध का जो सार तत्व है वह है सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसकी टिप्पणी है? तो यह टिप्पणी है एल.टी. हॉबहाउस की। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है? तो मार्क्सवाद की सही व्याख्या करने वाला कथन कौन सा है? तो वह है राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि, जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर होगा डी, उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के बारे में समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी समाजवाद निम्नलिखित में से किसके बीच का मध्यम मार्ग है? तो श्रेणी समाजवाद जो है वह किसके बीच का मध्यम मार्ग है? तो वह है फेबियनवाद तथा श्रमिक संघवाद। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है किसके निकटस्थ है? तो यह लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है? तो राज्य की कल्याणकारी प्राप्ति में बाधक जो है वह है जनसंख्या आधिक्य। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? तो मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करने वाली विचारधारा है फेबियन समाजवाद। उत्तर डी सही होगा। इस अगला प्रश्न है, उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? तो उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किया था ग्रीन ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आश्रित है? तो उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आश्रित है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था हेरल्ड लास्की ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? तो मार्क्स ने हीगल से जो विचार लिया था वह था द्वंद्वात्मक पद्धति। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनमत के निर्माण का साधन नहीं है? तो जनमत के निर्माण का साधन न्यायपालिका को नहीं माना जाता। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है? तो
तो संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है, यह कथन किसका है? तो दबाव समूहों को तीसरे सदन की संज्ञा किसने दी है? तो यह संज्ञा फाइनर ने दी है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचा का अंग नहीं है, यानी मूल संरचना का अंग नहीं है? तो वह कौन सा है? वह होगा संसदात्मक सरकार। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, संसदात्मक तथा अध्याक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार है विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है मिल। ऑप्शन डी सही होगा। जे.एस. मिल ने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? तो दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना यह किस रिट के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अधिकार परीक्षा के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो यह राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत जो विषय नहीं आता है वह है संविधान का संशोधन। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित था? तो अरस्तु का वितरणात्मक न्याय आधारित था आनुपातिक समानता पर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यह किसका विचार है कि प्रत्येक वैधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है? तो प्रत्येक वैधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लास्की ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है टी.बी. स्मिथ ने। ऑप्शन डी सही होगा।